तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था क्या, इक्विवेलेंट डेट। इसके बारे में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ रखी है। तो इसका जो कंक्लूजन कल निकल के आया था तो ये था कि सर किसी भी चीज का जब इक्विवेलेंट डेट निकालते हैं किसी भी स्पीशीज का, है ना, तो सिंपली हमें उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लेना होता है। तो हम उसका यहाँ पे मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास लेता हूँ, अगर एलिमेंट हो तो एटॉमिक मास हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या करता हूँ मैं, उसका एन फैक्टर्स लेता हूँ। सबसे जरूरी चीज है ये एन फैक्टर, इस एन फैक्टर को समझना। ये एन फैक्टर्स अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हुआ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको पढ़ा कि अगर ये एलिमेंट आपके पास कोई है, फॉर एलिमेंट, अगर आपके पास एलिमेंट है तो उसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू उसकी वैलेंसी के बराबर होता था। अगर आपके पास कोई आयन है तो आयन की एन फैक्टर उसका क्या होता है, चार्ज ले लेते थे हम, ठीक है, और चार्ज का मॉड ले लेते थे, अगर प्लस है या माइनस लेंगे प्लस है। अगर कोई चार्ज है आपके पास तो टोटल पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव ले लीजिए, इसका मॉड ले लीजिए, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एसिड होता था तो इससे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन लेते थे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। कोई अगर बेस आपके पास होता था, ओके, कोई बेस आपके पास होता था तो इसके लिए हम क्या करते थे, OH का नंबर ले लेते थे। क्लियर है, यहाँ तक विजिबिलिटी क्लियर है आपको? ये विजुअल है आपको? यस सर। ठीक है, कल कैमरा भी सेट हो जाएगा तो बिल्कुल सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी हमारी, है ना। अभी आज तो मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, अब एक और स्पीशीज होती है बच्चों की, तो इसको हम लोग रेडॉक्स कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास है या आपके पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इनके लिए एन फैक्टर निकालने का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, टोटल मोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल मोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई पर मॉलिक्यूल्स। या अगर आइटम है तो आइटम्स। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? हेलो, चलिए देखिए, जो सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक पीजीटी में, टीजीटी में, उन सारी चीजों में, वो क्या है, KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब इस पोटेशियम परमैंगनेट में जो आप एसिड डाल देते हैं 2H2SO4, इसको आप 2 मत लिखिए अभी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे जो बनता है वो क्या बनता है, बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, कुछ ऐसा बनता है, ठीक बात है। अब मुझे यहाँ पे कोई चेंज से मतलब है, बैलेंस चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। अगर आप करना चाहते हो तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ चीजें सर बैलेंस राइट साइड की इक्वेशन नहीं दिख रही है प्रॉपर। अच्छा अच्छा, राइट की नहीं दिख रही, राइट जी हाँ जी, अब सर विजिबल है, ये अब विजिबल है प्रॉपर, ठीक है। अभी 1-2 दिन समस्या रहेगी जब तक आपका ये कैमरा इंस्टॉल नहीं हो, उसके बाद सब चीजें सही हो जाएंगी। जी सर। देखिए तो प्लीज,
इस रिएक्शन को याद करके बैलेंस करने का क्या बेनिफिट है वो मैं दिखाता हूँ आपको। पूरा जो 12th का डी ब्लॉक है और जो रिडॉक्स के चैप्टर है उसके 50% क्वेश्चन है कि इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे आपके, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जब भी इस पर आते हैं। आप याद कैसे करेंगे उसे देख लीजिए आप। ये देखिए 2 के 4 हो गया है ना, तो इसका मतलब ये भी 2 हो जाएगा, राइट है ना। अगर ये 2 हुआ तो ये 3 हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, 2 3 क्या 2 3, उसके बाद क्या करेंगे 1 2 3 5। बस इसे रिएक्शन को जरूर याद करके रखिएगा। मैं आगे इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा रेडॉक्स में आपको। क्या देखिए +7 में है और यहाँ से +2 में आ रहा है। इसका मतलब ये जो KMnO4 की जो स्पीशीज आपके पास दी गई है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का घटता है तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिडक्शन कहा जाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यह एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई बार हम इसको ऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अब सिंपल सी बात यह है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन हो रहा होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो अब इसमें देखिए टोटल चेंज कितने का हो रहा है। तो आप देखेंगे इसमें 7 है, यहाँ कितना है 2 है, तो 7 - 2 का जो मॉड आएगा कितना आएगा जी 5 आ जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट रेट निकालना हो, है ना, इक्विवेलेंट रेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो इसका जो मास होगा, ठीक है, ये m हो गया, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। इस तरीके से लिखेंगे। इस पर मैं बहुत बढ़िया सा वीडियो स्पेशली फॉर KMnO4 मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे डाला हुआ, उसे प्लीज देखिएगा, क्योंकि KMnO4 वेरिएशन शो करता है अलग अलग मीडियम में, और ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। एक बात है, तो इस तरीके से मैं डिफरेंट स्पीशीज के इक्विवेलेंट वेट को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कोई भी स्पीशीज आप मुझे दीजिए, मैं सेकंडों में उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल के आपको दिखा दूंगा। वो एलिमेंट होगा तो भी निकाल लूंगा, वो आयन होगा तो भी निकाल पाऊंगा, वो मॉलिक्यूल्स होगा तो भी निकाल पाऊंगा, वो एसिड होगा तो भी निकाल पाऊंगा। एसिड में मैंने 2 स्पेशल चीजें आपको पढ़ाई थी, एक तो बोरिक एसिड H3BO3 कैसे निकालते हैं, और एक H3PO2 का केस क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बेस, और फिर मैंने साल्ट में आपको पढ़ाया था पोटास एलिम के लिए कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हो गई हैं, फिर भी किसी को किसी भी स्पीशीज के इक्विवेलेंट वेट को निकालने में जरा सा भी तकलीफ होती हो तो आप मुझे जरूर बताएंगे। क्लियर है इतनी बात? हेलो, ओके सर। टीजीटी में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। पीजीटी में भी कम से कम एक सिंगल टॉपिक से अगर 3 क्वेश्चन आ जाए, 4 क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रो के जितने न्यूमेरिकल होंगे इसी पर बेस्ड होंगे। ओके, रेडॉक्स के जितने न्यूमेरिकल आएंगे इसी पर बेस्ड होंगे। अमोल कॉन्सेप्ट में तो ये आता ही आता है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी आता, तो करीब 7 से 8 चैप्टर पे इसका पूरा प्रभाव है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। इस नाते अगर आपको कोई केमिस्ट्री का, जैसे मान लीजिए CSIR का सिलेबस है, उसमें मूल कॉन्सेप्ट नहीं है सिलेबस के पार्ट में, पीजीटी के पार्ट में मूल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो हर चीज सिलेबस नहीं होती है, कुछ होता है जो नीड ऑफ सब्जेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक। उस बेसिक पे इतनी कमांड बना लीजिए आप, तो जो अपर चीजें हैं अपने आप सही हो जाएंगी। आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पर भी इसे यूज करेंगे, आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पर भी यूज है। RMGX में मैं इसको यूज करता हूँ जब आपको रिएजेंट पढ़ाऊंगा तो अभी देखिए, जब मैंने इक्विवेलेंट वेट सीख लिया है, राइट, तो इक्विवेलेंट वेट और मोल के साथ में रिलेशन आपको बताऊंगा। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था जी कि मोल क्या होता है, तो आपने कहा था सर मोल जो होता है आपका, मतलब कि जो नंबर ऑफ n इसे बोलते हैं सिंपली जो गिवन वेट होता है अपार मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक बात है। और आपने यहाँ पे क्या कहा कि सर जो इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय क्या n फैक्टर। तो अगर मैं यहां से चाहूं एक रिलेशन बहुत आसानी से बना सकता हूं
क्या कि सर जो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास है वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर्स, और इसको मैं मोल के साथ रिलेट कर पाऊंगा। तो कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मोल n इज इक्वल टू बी, जो भी गिवन वेट होगा हमें उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई क्या लिखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर्स। तो यहां से मैं कई सारी चीजें बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। जब इक्विवेलेंट वेट दिया गया हो तो भी मैं मोल आसानी से निकाल पाता हूँ। ये बहुत ही यूनिक रिलेशन है। ये आने वाले पीजीटी का जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन होता है, हर चैप्टर में हर साल में पिछले 11-12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, है ना। खुद भी जितने एग्जाम्स निकाले उसके बाद जो भी मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, तो मैंने खुद पे भी इसकी प्रैक्टिस करी है, एक्सपीरियंस जो मैंने फील करा है कि मैं हर चैप्टर से 3-4 फ्यूचर के क्वेश्चन निकालता हूँ, बनाता हूँ, जो उसके पहले पूछे नहीं गए हैं, लेकिन वो 2-3 साल बाद पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका फ्यूचर है क्योंकि ये रिलेशन किसी बुक में दिया नहीं है, लेकिन ये रिलेशन बहुत आसानी से बन सकता है कि वेट दे करके इक्विवेलेंट वेट दे करके मोल पूछ ले आपसे, या सिंपल रिलेशन पूछ ले आपसे। ठीक है, यहाँ तक विजिबिलिटी क्लियर है? यस हेलो, सर, ठीक। यस सर, क्लियर है। आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आज क्योंकि तबीयत खराब थी तो गला बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगली बार, जैसे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट को जब वेट में डिवाइड किया तो मोल बन गया था, राइट। ये बन गया था, अभी थोड़ी देर पहले तो बना था। मोल निकालने के लिए हमने क्या किया था, जो वेट दिया था उसमें हमने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया था। ऐसे ही अगर मैं गिवन वेट में जो भी वेट हमें गिवन होगा उसमें मैं इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दूं, तो अब मोल की जगह पे क्या मिलेगा, उसका नाम होगा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या नाम होगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। जब भी आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो, आप जो भी सैंपल का वेट गिवन हो उसमें आप इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए, आपका ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। और अगर मुझसे कोई पूछे कि मोल में ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, तो इसी को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक बात है। तो देखिए इधर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन छोटा सा पूछूं कि ग्राम इक्विवेलेंट का रिलेशन तो ये है, तो मोल का रिलेशन ये है, सिमिलरली आप बताइए मिली मोल कैसे निकलेगा। मिली मोल, तो मिली मोल क्या होता है, जो भी आपके पास मोल आता है ना उसे में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि एक मोल में 1000 मिली मोल होता है। वैसे ही अगर मुझसे कोई पूछे कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा या मिली इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, जो भी वेट हमारे पास है डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 कर दूंगा। तो इस बात को समझिएगा कि कब आपसे मिली पूछा गया और कब नॉर्मल पूछा गया है। अब इन दोनों में यूनिक रिलेशन दोबारा बनेगा, क्या बनेगा देखिएगा। देखिए अगर मैं मोल को इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नीचे क्या आएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इस वेट से ये वाले वेट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और इक्विवेलेंट वेट को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी,
बताइए। तो ये क्या होता है सिंपली मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दीजिए, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहां से रिलेशन बन के आएगा क्या, इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, एक क्या हो जाएगा बच्चों, n फैक्टर इनटू मोल। जब मोल पता होगा तो मैं इक्विवेलेंट बहुत आराम से निकाल पाऊंगा। और इसी चीज का एप्लीकेशन अभी हम एक क्वेश्चन में करके देखेंगे। यहां तक विजिबिलिटी क्लियर है बिल्कुल? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। आगे देखें आप लोग प्लीज। अब मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया, टीजीटी में भी। H2SO4 है, देख रहे हैं आप लोग। जब H2SO4 टूटता है तो बनाता क्या है, 2H प्लस प्लस SO4 पे 2 माइनस, राइट। अब क्या है, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, गिवन मोल दिए गए, इसके गिवन मोल देखिए कितने हैं। इसका मोल कितना है बच्चों, मान लीजिए x है, कितना है x। तो मोल मालिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है। इसका एक मालिक्यूल है, मतलब जो भी मालिक्यूल दिया गया उसका एक x मोल बन रहा है, x मोल है। तो इसके एक से डबल हो रहा है तो x से क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये x ही रहेगा। तो हो गई बात किसकी, मोल की। और मोल अलग अलग आ रहे हैं, जब एन फैक्टर्स अलग अलग होगा तो मोल भी अलग अलग आएंगे। अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं तो H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, क्योंकि 2H प्लस। H प्लस का एन फैक्टर 1 होगा क्योंकि एक ही चार्ज है इस पे, तो इसका 1 होगा। और सल्फेट का एन फैक्टर कितना होगा, -2, मतलब 2 होगा, -2 को मॉड ले लेंगे। और अगर आपको एन फैक्टर दिया गया हो और आपसे कोई पूछे कि सर आप मुझे बताइए कि आप इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी क्या लिखा था आप लोगों ने, जो भी मोल होगा उसमें इन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए इसमें मोल x है, 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना बनेगा, 2x। इधर देखिए इसका मोल ही 2x है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2x हो जाएगा। इसका मोल x है, ये भी 2x हो जाएगा। कहने का मतलब क्या चीज आप सब प्रूफ हो गया, बताइए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो रहा हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मोल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट की और सारे रिएक्टेंट की ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज सेम होती है। और इसी को केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कहते हैं। इसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या नाम है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, रासायनिक तुल्यता का नियम। रासायनिक तुल्यता का नियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। पूरी केमिस्ट्री एक ही लॉ पर बेस्ड है। अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल लॉ कौन सा है जिससे पूरी केमिस्ट्री बैलेंस होती है, ठीक है, तो उसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। वो कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा हो तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट होंगे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट होंगे और जो भी प्रोडक्ट होंगे, उन सबका एक चीज ऑलवेज बराबर आएगा, वो क्या होगा, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट, राइट। ये होता है मोल, मोल अलग अलग आ रहा है, इस नाते मोलरिटी अलग अलग होगी। इक्विवेलेंट किससे रिलेटेड होता है, नॉर्मेलिटी से। इन नाते किसी रिएक्शंस में सारे स्पीशीज की नॉर्मेलिटी क्या हो जाती है, सेम होती है। अभी हम उसे करके देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, नो सर। क्लियर है ना सबको इतनी बात, ओके। यस सर। अब हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मेलिटी।
चलिए देखिए क्या है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं, और ये होती क्या चीज है, जैसे आप कहते थे नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर मोलरिटी होती है, ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के लीटर में कितना इक्विवेलेंट घुला है, अगर एक घुला है तो उसकी नॉर्मलिटी 1 हो जाएगी, 2 घुला है तो उसकी नॉर्मलिटी 2 हो जाएगी, 3 घुला है तो उसकी नॉर्मलिटी 3 हो जाएगी, 4 घुला है तो 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। आपने सिंपल कहा सर कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को लीटर में ले लूं तो, वॉल्यूम को लीटर में ले लूं तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, इंटू 1000 एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट करता जाता हूँ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप, जो भी वेट दिया होगा उसको इक्विवेलेंट वेट से आप डिवाइड कर देंगे, और अगर आपको ml में लेना है तो इंटू 1000 कर देंगे, और यहाँ पे ले लेंगे हम वॉल्यूम इन ml। तो इस फार्मूले से नॉर्मलिटी आ जाएगी। इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी जी, इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। यहाँ से नॉर्मलिटी को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। राइटिंग तो रीडेबल है ना, ऐसा तो दिक्कत नहीं हो रही पढ़ने में किसी को? बहुत छोटा भी नहीं लिख रहा हूँ। अब क्योंकि मुझे कैमरा सेटअप करना आ नहीं रहा था, मैं मंगा तो लिया हूँ कैमरा, कल कराऊंगा, कल परसों में, है ना। तो शाम तक पूरे बोर्ड पे आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बोर्ड है, 86 इंच का। चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका हम वेट कर रहे थे वो आ गया हम लोगों के सामने। आया है क्या, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू बी W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। यहाँ से हम 2-3 चीजें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो पहली चीज निकालेंगे उसे देख लीजिए, वो है वेट ही निकालेंगे जी। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक पार्ट होता है, साथ में ऑर्गेनिक में एनालिटिकल एक पार्ट होता है। इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, जहाँ आप टाइट्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे बहुत यूज होता है। तो वेट कैसे निकालते हैं, जो नॉर्मलिटी गिवन होती है, जो इक्विवेलेंट वेट गिवन होता है, जो वॉल्यूम गिवन होता है ml में डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ से हम उस पर्टिकुलर सैंपल का वेट निकाल लेते हैं। ऐसा तो किसी ने कहा कि आप बताइए, क्वेश्चन यही आता है कि क्वेश्चन मान लीजिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ oxalic acid required to prepare N/30 concentration to prepare 250 ml, कितना 250 ml of N/30 concentration solution। मान लीजिए आप टीचर हैं तो किसी बच्चे को प्रैक्टिकल करा रहे हैं, यही प्रॉब्लम आ गई कि उस बच्चों को बताना है कि कैसे करेगा वो। तो अब देखिए, इसमें 2 डेटा दिया गया है, एक तो यहाँ पे नॉर्मलिटी दे दी गई है,
और यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया गया है। पूछा क्या है उससे, वेट पूछा गया है, हाउ मेनी ग्राम पूछा गया है, और साथ में दिया ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को जब ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड जनरली हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, C+OH into 2H2O। इसे याद कर लीजिएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता कितना है? ये होता 126। ठीक है, इसका जो एन फैक्टर होगा, इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है ये वाले। ठीक है, इस नाते ये 2 हो जाएगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट बनेगा 63। क्या बनेगा? 63। एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा वो कुछ ऐसा देगा कि ये कट पिट जाए आराम से। मैंने ऐसे रैंडमली बना के दिया है। एग्जाम में जो टीजीटी पीजीटी में आएगा वो 63 के मल्टीपल में चीजें आएंगी, जिससे आपको चीजों को सॉल्व करना बहुत आसान रहे, है ना। लेकिन हमें तो मैंने ऐसे रैंडमली बना लिया है। इस पर क्वेश्चन आया है एम्स 2012 में, यूपी पीजीटी में आया है, टीजीटी में आया है, डीएसएसबी में आया है, नवोदय विद्यालय के मेरे एग्जाम में आया है, केंद्रीय विद्यालय में। यह ऑक्सैलिक एसिड की खूबसूरती है, एमएससी में भी खूब पूछा जाता है। तो देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कितना रखेंगे आप? 1/30 रखेंगे, और इक्विवेलेंट वेट आप 63 रख देंगे, और वॉल्यूम ले लेंगे 250 ml एंड डिवाइड बाई कर देंगे 1000, जो इसे 4 बार लेके जाएगा। ठीक है ना, और फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? चलिए, बच्चे क्लास नहीं ले रहे सारे। यस सर, क्लियर है। ठीक है, पुराने वाले बोर्ड से तो ज्यादा अच्छा होगा ये वाला। हाँ यस सर। सर। हालांकि मैं रेड लिख रहा हूँ, इसमें पीला दिख रहा है, व्हाइट लिख रहा हूँ तो अलग दिख रहा है कलर, लेकिन वो लाइटिंग की प्रॉब्लम है आई थिंक, है ना। विजिबिलिटी क्लियर जी है। सर। पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, सारा पीडीएफ भी मिल जाया करेगा, है ना, ये फायदा है इसका। चलिए, अब देखिए, जब हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सीखा है, तो यहीं से जो फॉर्मूला भी हमने बनाया था, क्या? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W 2000 upon equivalent weight into volume in ml। यहाँ से 2-3 चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। पहले वही दिखाऊंगा, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसे कैसे निकालते हैं? तो अभी तक हमने निकाला कैसे था? जो वी वेट गिवन होता था उसे इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते थे, इससे निकल जाता था। अब यहाँ कैसे निकालोगे? यही चीज तो है सेम। इसको फाइंड करना उस फार्मूले से, तो इसको एक साइड कर लीजिए, लीटर में करके, तो इसे कर देंगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछता है जी कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट बता दीजिए आप, मिली इक्विवेलेंट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा बस, मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी वही रहेगा, और वॉल्यूम किसमें हो जाएगा? ml में हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, और साथ में नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला था आपने, याद होगा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला था आप लोगों ने? तो आपने वहां मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया था इन लीटर, और नंबर ऑफ मिली मोल कैसे निकाला था आप लोगों ने? नंबर ऑफ जो मिली मोल था वो क्या था? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml।
ठीक है, या जो मोल आता है उसे 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका मिली मोल भी बन करके बहुत आसानी से आ जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन। तो अब हो गया क्या, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी कैसे लिखते थे हम लोग, जो भी नंबर ऑफ मोल होता था सिंपल, तो वेट लिखते थे अपन मॉलिक्यूलर वेट लिखते थे और इनटू वॉल्यूम करते थे और यहाँ पे 1000 कर देते थे। और नॉर्मलिटी कैसे लिखा भी आप लोगों ने, यहाँ वेट सेम था, 1000 भी सेम था, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट था जी, इनटू क्या था, वॉल्यूम था। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या बचेगा, इक्विवेलेंट वेट बाई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या बना था अभी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और ये ऊपर चला जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बन के, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा, 1 अपॉन एन फैक्टर। इससे आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। देख लीजिए, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है या कोई डाउट है? देखो बेटा, नो सर। लोग कहते हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता। सिलेक्शन का रीजन है कि बच्चे टाइम नहीं देना चाह रहे इतने इंपॉर्टेंट सेशन को। तो अगर मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ लूँ ना, तो आप में से मैक्सिमम लोग इसके क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो जब तक एक तरीके का समर्पण नहीं आएगा लेक्चर्स के लिए, आप रेगुलर देख भी नहीं सकते हैं कंटिन्यूसली आकर के, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो हम लोगों जैसा बहुत ही मन से पढ़ते थे। हमने इसको बहुत मन से पढ़ा हुआ है, मैंने कोई ऐसी मार्केट की बुक नहीं जिसको जिसे पढ़ा ना हो। आप किसी भी बुक का नाम बताइए, मेरे यहाँ लाइब्रेरी में सब बुक्स मिलेगी। जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, केवल यहाँ पे बुक्स ही बुक्स हैं बस। ओके, देखिए आप लोग, यहाँ पे केवल बुक्स है, किताबें हैं, और बहुत सारी किताबें हैं केमिस्ट्री की, केवल केमिस्ट्री की किताबें रखी हुई हैं सारी। और ऐसे ही एक रूम और है जो बुक से भरी हुई है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम वो क्वेश्चन पढ़ा देंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, सीधे सीधे आएगा। और केवल टीजीटी पीजीटी में आप कोई भी एग्जाम देंगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे सीधे सीधे। इन नाते मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ लो यार, ये बहुत गोल्डन चांस है। और इस बार इतना अच्छा चांस है क्योंकि जीआईसी इसी महीने आ रही है, और केबीएस की बड़ी वैकेंसी आ रही है जनवरी में। एनबीएस के लिए भी गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है। तो इसका मतलब कि मई जून तक आपके पास 4-5 एग्जाम होंगे जो सेम सिलेबस पर बेस्ड होंगे। तो अगर किसी में एक आध नंबर से रह गया तो अगले में भी सेम सिलेबस है, तो बहुत आसानी होगी हम लोगों के लिए। चलिए, जब इतनी सब कुछ बातें हम लोगों ने सीख ली है ना, तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये क्या कहता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, इसमें ए के ए मोल है
बी के बी मोल है, इससे बना है सी के सी मोल और डी के डी मोल बन रहे हैं। तो ये कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए सभी की ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ए का होगा वही ग्राम इक्विवेलेंट इसका होगा, बी का होगा, वही ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा, सी का होगा, वही ग्राम इक्विवेलेंट डी का भी होगा, ग्राम इक्विवेलेंट डी का होगा। अगर ये तीनों चीजें चारों चीजें सेम है तो अभी देखिए आप प्रीवियस क्लास की इसमें हमने निकाला क्या था, इसके पहले वाले लेक्चर में देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकाला था, जितनी नॉर्मेलिटी है मालूम कर दीजिए या वेट बाई, दोनों में से कोई रिलेशन निकाल लेंगे हम, है ना। तो इसका मतलब कि अगर मुझे इस ए की नॉर्मेलिटी पता लग जाए और ए का वॉल्यूम पता लग जाए तो ये बी की नॉर्मेलिटी इंटू बी के वॉल्यूम, ये सी की नॉर्मेलिटी इंटू सी के वॉल्यूम, ये डी की नॉर्मेलिटी इंटू डी के वॉल्यूम, इसके बराबर हो जाएगी। एन ए बी ए इक्वल टू एन बी 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 डिवाइड बाय एन सी बी सी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट। आप इसको चाहो तो अदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या, कि सर वेट ऑफ ए डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इक्वल टू वेट ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी, वेट ऑफ डी अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ बी। इसको जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे इसे बोलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडेज सेकंड लॉ भी क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट के जैसा ही है। ओके, और फैराडे कोई नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं है, दुनिया के अनोखे साइंटिस्टों में से एक रहे हैं वो, और मूल कॉन्सेप्ट उनका काम अनोखा है। जो अगाइडो नंबर आप लोग पढ़ते हैं उसका कैलकुलेशन किसने किया था, फैराडे ने ही किया था। चलिए देखिए, जब इतनी चीजें सीख, अब एक टर्म आता है हम लोगों के पास टाइट्रेशन, है ना। टाइट्रेशन कैसे करेंगे तो देखिए, दैट इज हमने इससे सही नहीं बनना, हमें दूसरा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए, टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। लाइन भी होनी चाहिए। जी, अभी सिखाता हूँ मैं आपको कि टाइट्रेशन का मतलब क्या है। ये स्टेट हम लोगों ने केमिस्ट्री में सभी लोगों ने देखा है, जिसका नाम होता है ब्यूरेट स्टेट। सर, जी सारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना इसकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारी हो गई। अटेंड कर रही हूँ बट स्टिल नॉइज बहुत है बाहर ना।
तो एक बार लेक्चर फिर से वापस से मेरे को पढ़ना था। कोई बात नहीं, खुद कर लो, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलेगा सर। ठीक, यहाँ पे हम कोई बीकर रख लेंगे, इस तरीके का कॉनिकल फ्लास्क रख लेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों ने केमिस्ट्री के लैब में बहुत आसानी से देखी होगी, ठीक है? अब इसका एप्लीकेशन पार्ट में आपको भी बताऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन। क्या कहते हैं? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन को हिंदी में अनुमापन कहा जाता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए जो सभी लोगों को आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं कल फिर से इसे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज आप समझ लीजिए क्योंकि इसका पार्ट है। टाइट्रेशन है क्या? टाइट्रेशन एक जुगाड़ है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस, एक मेथड है, जिसमें हम किसी ऐसे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताते हैं जिसका नहीं पता होता है, क्योंकि बताओगे उसी का जिसका नहीं पता होगा। तो दो तरीके के सोल्यूशंस होते हैं। सोल्यूशंस क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक को जिसका कंसंट्रेशन नोन हो, पहले से पता हो, जिसकी बॉटल पे लिखा हो कि ये N/2 है, N/30 है, दैट इज नोन कंसंट्रेशन। और दूसरे होते हैं क्या? अननोन कंसंट्रेशन। दूसरे होते हैं अननोन कंसंट्रेशन। नोन कंसंट्रेशन और अननोन कंसंट्रेशंस। जो नोन कंसंट्रेशन वाले होते हैं ना, जो नॉन कंसंट्रेशन वाले होते हैं, इन्हीं का एक नाम होता है क्या? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड और दूसरे होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरे क्या होते हैं जी? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब मैं चीजों को समझा रहा हूं। टाइट्रेशन एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिसमें किसी अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जांपल में आता है आपको K2Cr2 7। क्या? K2Cr2 7 ऑक्सैलिक एसिड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड में कौन आता है? KMnO4। क्या? KMnO4 Na पूछ लेगा डायरेक्ट पीडीटी। इन दोनों, इन चार में से एक को पूछ लेता है। अब समझिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं। हम लोग फिजिक्स में या नॉर्मल लाइफ में एक मेजरमेंट करते हैं। हम वेट का मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भैया 2 kg मुझे चीनी दे दीजिए आप। तो दुकानदार क्या करता है? 2 kg का वेट आपके सामने लाता है लोहे का, जिसपे इंडियन गवर्नमेंट के मोहर लगी होती, लिखा होता है बराबर 2 kg। इसका मतलब उस जो लोहे का वेट है उसका मास आपको पता है, मतलब वो स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी बना करके दे दे तो आप मान लोगे, जब तक उसमें देखोगे नहीं कि लोहे का या गवर्नमेंट का नहीं, तब तक नहीं मानोगे आप। तो जो लोहे का बना हुआ है, जिसको स्टैंडर्ड वेट कहते हैं, उसकी हेल्प से वो क्या करता है? एक अननोन मास रखता है चीनी का, और जब बराबर हो जाते हैं दोनों तो आपको दे देता है। वो कहता है ले लीजिए बराबर। आप बिलीव भी कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड है। लेकिन मान लीजिए उसी दुकानदार के पास, जिसके पास 2 kg का वेट है, एक 10 kg 20 kg लेने वाला सामान लेने वाला आ गया कि वो हमेशा 10 kg ले रहा है, तो बेचारा 5 बार तौलेगा। तो उसके लिए वो क्या करता है? उस 2 kg से 2 kg का एक पत्थर का टुकड़ा या लोहे उसका ईंट का टुकड़ा लेके आता है, इस साइड में रखता है, उसको काट छाट के बराबर कर लेता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं उस पर लिख देता है 2 kg, राइट? लेकिन उस वो जो आपके पास उसने बनाया है किसका? ईंट पत्थर का, उसमें सभी बिलीव नहीं करते हैं। जब भी कोई तौलता हो तो उसे बोलते हैं आप पहले तौल के दिखाओ कहीं आपका कम तो नहीं है। तो उन्हें लगता है कि कहीं वो बेईमानी तो नहीं करेगा दुकानदार, ठीक है? तो ये जो पत्थर का स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया है उसका नाम है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जिसे हमेशा तौल करके दिखाना पड़ता है जब भी कोई मेजरमेंट होता है। लेकिन जो लोहे का है उसमें आप कभी नहीं पूछते कि आप इसे दिखाइए कि 2 kg का, नहीं, आपने बिलीव कर लिया है,
राइट, क्योंकि वो एक्चुअली में सही है। ऐसे ही ऐसा सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन अगर एक बार हम बना दें तो चेंज ना हो समय के साथ, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, जैसे कि K2Cr2O7 एंड ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड वह होते हैं जिनको बनाते हैं प्राइमरी स्टैंड की हेल्प से, और बना करके ज्यादा देर तक रख नहीं सकते क्योंकि एयर की कांटेक्ट में आने से या टाइम के साथ इनकी नॉर्मेलिटी, इससे इम्प्योरिटी आ जाती है, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब क्या करते हैं, जो भी टाइट्रेशन में हम जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसका एक नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टाइट्रेंट। क्या नाम होता है, टाइट्रेंट। जैसे सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है ऐसे ही इसका नाम क्या होता है, टाइट्रेट। टाइट्रेट। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है इसको मैं इसमें भरता हूँ, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को इसमें भर लेता हूँ, और जो अननोन सोल्यूशन होता है इसको इसमें भरता हूँ, अननोन को, और दोनों के बीच में रिएक्शंस होने लगेगा। जब रिएक्शन होगा तो देखिए केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा लाभ केमिकल इक्विवेलेंस में कि केमिकल इक्विवेलेंस में जब रिएक्शन होगा तो दोनों की इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब जब रिएक्शन होगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे, उसका नाम होगा इक्विवेलेंट पॉइंट। क्या नाम होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, तो एट इक्विवेलेंट पॉइंट होगा क्या, इक्विवेलेंट ऑफ एट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डेट। और इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, N1B1, इसका कितना होगा N2B2, तो क्या बन जाएगा N1B1 इज इक्वल टू बी N2B2। इसी को तो बोलते हैं हम लोग टाइट्रेशन का इक्वेशन। ठीक है, तो कल के लेक्चर्स में चूंकि आज आवाज बहुत ज्यादा नहीं निकल रही है, इसी के आगे का पोर्शन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी पीपीटी भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके। जी सर। सर हाँ जी, सर जैसे आप टॉपिक वाइज करा रहे हैं, इसके टॉपिक वाइज आप मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए। बिल्कुल 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 मिलेंगे आपको, जो भी टेस्ट है जैसे टॉपिक वाइज में बताओ। हाँ, जैसे आपने जैसे सिग्निफिकेंट करवाया था, तो सिग्निफिकेंट के अगर हम 20 से 30 क्वेश्चन कर लें तो उस पर कमांड हो जाएगी फिर। उसके क्वेश्चन में ठीक है टेस्ट में सर। डालने में देखना, मैं आपको 20-30 से ज्यादा दे दूंगा। ठीक है, आज ही दे दूंगा। ओके, पहले ठीक है टेस्ट में उसी पर सर। है। ओके ठीक है सर। ठीक है, सब सब ऐसे ही मिलेंगे, टॉपिक वाइज ही मिलेंगे आप। ओके, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, गुड नाइट।